हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको बोला था कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिससे कि हमें ये आइडिया लगेगा, मुझे नहीं आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है ना। देखो, पढ़ते जाओगे कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उस चीज को नहीं समझेंगे कि आपका एग्जाम जिस चीज का भी है, आप एसएससी का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, उसके क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सभी एग्जाम्स में सिमिलरली पूछे जाते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस उसका जो फॉर्मेट होता है या तो ज्यादा टफ कर दिया जाता है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दे, तो उसी तरीके उन सभी चीजों को यहाँ पर आज कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। और कोई भी ऐसा डाउट जो है आपके मन में होगा भी ना, तो भी नहीं होने दूंगी। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यहाँ पर सॉल्व करूंगी। और साथ ही के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूं, पढ़ने का तरीका। ठीक है, आप जो बोलते हैं ना कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसका पैटर्न आप समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है ना। या फिर जो भी एग्जाम होता है उसकी डेप्थ अलग अलग होती है, या तो बहुत डीप में अंदर से क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर होता है कि बेसिक फैक्ट्स वो आपसे पूछ रहे। तो एसएससी का जितना भी पैटर्न है या जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनका जो पैटर्न है उसको यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे अभी उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, पोस्टमार्टम समझ रहे हो? तो एक एक क्वेश्चन को इतना ज्यादा हम खोल के पढ़ेंगे, और यही तरीका आपको अपनाना भी है कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो ना तो उसका पोस्टमार्टम कर दो, जिससे कि उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट जो है, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके लिख लो, है ना, जिससे कि एक क्वेश्चन में ही आपके मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑलरेडी हमने एक चैप्टर किया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल स्टेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अभी वर्तमान में कितने हैं? 28। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो ये कितनी है? इनकी संख्या 8 है। ठीक है, ये हमने बताया था। तो अब इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अगर आ रहा है यानी कि लार्जेस्ट की बात की गई है, सबसे बड़ा, और पूछा क्या है? एरिया। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अगर लार्जेस्ट है तो कोई ना कोई ऐसा भी स्टेट होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि सबसे छोटा एरिया वाइज, है ना। इसी तरीके से लार्जेस्ट एरिया में है तो पॉपुलेशन में भी पूछता है कि लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर पाई जाती है? सबसे कम, है ना, स्मॉलेस्ट पॉपुलस स्टेट्स नंबर ऑफ स्टेट्स भी पूछ लेता है कभी कि फर्स्ट टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपको तुरंत दिमाग में आने चाहिए। तो यहां पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज जो सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान। तो ये तो हो गया नंबर 1। पहले नंबर पे कौन सा है? राजस्थान। तो क्योंकि आप लार्जेस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं, कभी कभी क्या करता है, मैचिंग करने के लिए दे देता है, या फिर कुछ ऑप्शंस में देखा, जैसे 4 राज्यों के नाम देगा, 4 ऑप्शन में अलग अलग, तो उसमें पूछ लेगा कि इनमें से कौन से 4 बड़े राज्य हैं या 3 बड़े राज्य हैं, उनका नाम बताइए। तो पहला हो गया राजस्थान। ठीक है, दूसरे नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा
राज्य कौन सा है, तब आप क्या कहेंगे, दूसरा है सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। पहला राजस्थान हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश। होप आप लोगों ने मैप देखा होगा, अगर मैप देखकर करोगे ना तो एक इमेज आपके सामने बनती जाएगी, और मैप देखोगे तो उसकी जो एरिया है, जो पूरा का पूरा बॉर्डर है, उसको भी देखोगे तब भी आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या है, लार्जेस्ट स्टेट है। तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद कौन सा स्टेट है, इसके बाद है महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरा स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है। चौथे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलो अभी स्मॉलेस्ट को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि इसी में अभी काफी सारे फैक्ट्स हम देखते चलेंगे, बताऊंगे आपके, है ना। चलो, तो 4 बड़े राज्यों की हमने बात कर ली है, 4 बहुत है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 2 जून 2014, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, अभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 जून 2014 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन आंध्र प्रदेश से, है ना, आंध्र प्रदेश, अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का नाम लिया जाए आपकी नजर तुरंत नजर में आ जाना चाहिए कि आंध्र प्रदेश कहाँ है। तो आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य का निर्माण किया गया, कब, 2 जून 2014 को। कौन सा राज्य बना, तेलंगाना, ठीक है। अभी इनकी कैपिटल क्या है वो कमेंट करके बताना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। तो आप देखेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश था ये 2014 तक क्या था, 5वें नंबर पे था, यानी कि चौथे नंबर पे कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। और जब ये आंध्र प्रदेश से 2 भागों में 2 राज्यों का निर्माण हुआ, तो जो उत्तर प्रदेश था वो कौन से नंबर पे पहुंच गया, चौथे नंबर पे। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5वां सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो लार्जेस्ट 5 स्टेट मैंने आपको बताया है। अब इससे ज्यादा आपके सारे राज्यों का तो क्रम नहीं पूछोगे, 28 स्टेट्स का नहीं पूछेगा, तो इतना भी अगर आप दिमाग में रखेंगे इट्स अ सफिशिएंट फॉर यू, ठीक। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2 जून 2014। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो आपको पता है कि भाषा के आधार पर जब देश आजाद हुआ तो क्या था, प्रिंसली स्टेट से, है ना, रजवाड़े हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित था। अब क्या हुआ, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ। तो जब राज्यों का निर्माण शुरू हुआ तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। उससे पहले इनको अलग अलग, जैसे मद्रास, है ना, आप देखेंगे उत्तरी प्रांत, इस तरीके के नामों से जाना जाता था, ठीक। तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य कब बनाया गया, इसकी डेट पूछता है। तो डेट यहां पर लिख लो, इट्स 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। आंध्र प्रदेश को पहला राज्य भाषा के आधार पर कब बनाया गया, याद रखना, ये भाषा के यानी कि लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया पहला राज्य है, ठीक। तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट स्टेट्स की बात, क्लियर है। चलिए अब यहां पर हम स्मॉलेस्ट स्टेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा राज्य, अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो आपको कुछ छोटे छोटे राज्य दिखेंगे और उसमें एक बहुत ही छोटा सा राज्य है। अब यहां पर इन सभी को मैप के माध्यम से बता सकती हूं, लेकिन क्योंकि मैं यहां पे बता रही हूं तो कोशिश, उम्मीद करती हूं कि आप लोग क्या करेंगे, मैप रखेंगे तो इजी रहेगा, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, स्मॉलेस्ट स्टेट्स की, यानी कि सबसे छोटे राज्य कौन से हैं, स्मॉलेस्ट स्टेट। तो सबसे छोटा राज्य जो है भारत का वो कौन सा है, गोवा, ठीक है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। अब गोवा जो है आप देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी यहाँ पर। इस गोवा को और दमन द्वीप ये वो क्षेत्र थे जो कि पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में थे, और सबसे बाद में इनको यहाँ से जब ये निकले हैं तो बाद में जब गोवा से पुर्तगाली गए तो इसको स्टेट के रूप में दर्जा मिला। तो पहला हो गया गोवा। दूसरे नंबर पे कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा फिर उससे बड़ा क्षेत्र के आधार पे, ये हम बात कर रहे हैं एरिया की। और तीसरा सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा, है ना। तो कैसे याद रखोगे? जीएसटी, है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद है। वैसे यहां पे इसका मतलब नहीं है, लेकिन रिलेट करके याद करने की कोशिश करना। तो जीएसटी, चलो यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ। जब जीएसटी का फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि गोवा, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये तो बात हो गई स्मॉलेस्ट स्टेट। ये वो जीएसटी नहीं समझ लेना, गुड्स और सर्विस टैक्स वाला। तो ये जो जीएसटी है भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया, ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये आपको डेट पता होनी चाहिए। तो फटाफट कमेंट करके इसको बताना आंसर कि जीएसटी जो है वो कब लागू किया गया। ठीक है, तो गोवा, सिक्किम एंड त्रिपुरा ये क्या है? एरिया के आधार पर सबसे छोटे राज्य। अब यहां पर मैं बात करने वाले हैं पॉपुलेशन की। तो लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या। हमने क्षेत्रफल तो देखा कि राजस्थान है, लेकिन आप देखेंगे कि राजस्थान क्षेत्रफल में तो बहुत बड़ा है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र उसका कैसा है? रेगिस्तान है ना। तो भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कहां पर स्थित है? राजस्थान में, और उसको क्या बोलते हैं हम? थार डेजर्ट बोलते हैं। तो वहां पर डेजर्ट है तो ऑब्वियस है कि पॉपुलेशन नहीं होगी। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन यहां पर डेजर्ट से रिलेटेड बनता है कि पूरे एशिया का, यानी कि सबसे ज्यादा डेजर्ट में, एशिया में कौन सा ऐसा डेजर्ट है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है? क्योंकि रेगिस्तान में नहीं होती है पॉपुलेशन, क्योंकि पानी नहीं है तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि थार डेजर्ट ऐसा है जो कंपैरेटिवली एशिया के सभी डेजर्ट से ज्यादा पॉपुलेशन वहां रहती है। ठीक, खैर हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोग कहां हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाले खुश हो जाएंगे कि भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर इनके राज्य में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो अब यहां पर इससे बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? चलो ये आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, सारा कुछ क्योंकि क्वेश्चन आंसर करा रही हूं और टॉपिक क्योंकि पढ़ाया हुआ है तो कुछ मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको जीएसटी बताना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया था, और दूसरा क्वेश्चन आपको आंसर करना है कमेंट में कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अब हमने क्योंकि बात की है लार्जेस्ट स्टेट की, है ना, एरिया वाइज, तो अब आपसे यहाँ पर ये भी तो पूछ सकता है कि भैया कौन सा यूनियन टेरिटरी है, यानी कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है ना। तो यहां पर लिख लो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। ठीक है, कौन सा है? ये है, पहले आपका अंडमान एंड निकोबार था, लेकिन क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक बनाया गया लद्दाख, डेट याद रखना, पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में, और जम्मू कश्मीर, इन दोनों को क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पहले 2019 से पहले अंडमान एंड निकोबार बताया था कहां? बंगाल की खाड़ी में, याद आ रहा है कुछ? इस वेस्ट साइड में क्या था? पश्चिमी
पश्चिम की तरफ कौन सा सागर था, अरब सागर, और पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार था वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर यूनियन टेरिटरी था। लेकिन 2019 के बाद कौन हो गया, लद्दाख। ठीक है, तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर, इसको याद रखिएगा, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एरिया वाइज। तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी भी बता दो, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी में कौन है, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया था कि लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित आइलैंड है ना, किससे निर्मित है, प्रवाल भित्ति। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिप होते हैं, जीव होते हैं। प्रवाल भित्ति क्या है, प्रवाल एक जीव होता है जिसको कोरल रीफ कहते हैं, कोरल रीफ। ये जीव जो हैं अपना शरीर जो छोड़ते हैं, यानी कि स्केलेटन जो छूटता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसी से पूरा का पूरा एक साथ वो एक समूह में रहते हैं। वहीं पर अपना शरीर जब उनका छूट जाता है और उनका जो हड्डियां होती है, जो कंकाल होता है, वो वहीं पर इकट्ठा होता रहता है ना। बताया था कुछ इस तरीके का टापू है, इस पे इस तरीके से ये जीव इकट्ठे समूह में रहते हैं और फिर यहीं पर मर जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, पूरे के पूरे आइलैंड का निर्माण होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो होगी बात एरिया वाइज। ठीक, चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पहला कि लार्जेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट, ये सभी हमने देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य में है ना। तो टोटल कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज की बात कर लेते हैं। रिवीजन करा रही हूं, इसके बाद हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, यूनियन टेरिटरीज कितनी है भाई, टोटल 8 है। नाम याद आ रहा है, तो सबसे पहले हम बात करें कौन सा है, दिल्ली। दूसरा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा चंडीगढ़। पांचवा हो गया आपका चंडीगढ़ के नीचे, तो बताया था मैंने कि जनवरी 2020 को 2 यूनियन टेरिटरी, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। कौन कौन से थे, दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पुदुचेरी। पुदुचेरी के भी मैंने बताया था कि ये 4 क्षेत्रों में विभाजित था। कौन कौन सा, माहे, कराईकल, पुदुचेरी एंड यनम। याद आ गया होगा, नहीं आया है तो नोट्स तो आपने बनाए होंगे, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूं। तो उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पुदुचेरी हो गया। 7वां हो गया आपका लक्षद्वीप एंड लास्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब इनकी राजधानियां भी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से इसकी राजधानी, दिल्ली की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। ठीक, लद्दाख की लेह। जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक है श्रीनगर और एक जम्मू। ठीक, लेकिन दोनों एक ग्रीष्म ऋतु में बनती है, एक शीत ऋतु में। तो यहां पर याद रखिएगा श्रीनगर और जम्मू दोनों ही हैं। चंडीगढ़ ऑलरेडी 3
ये खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ की क्या है? चंडीगढ़। अब अगर हम बात करें दमन एंड दीव की, तो दमन एंड दीव की कैपिटल दमन है। अब दमन, द्वीप, दादर और नागर हवेली, ये 4 अलग अलग जगह हैं। ये मैंने आपको पूरा ड्रॉ करके बताया था, है ना। तो उम्मीद करती हूं आपको ये याद होगा कि दमन एंड द्वीप ये दोनों कहाँ हैं? गुजरात में हैं। दादरा भी कहाँ है? गुजरात में है। लेकिन नागर हवेली अगर आप देखोगे तो ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इतनी बारीकी, जितनी बारीकी से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपकी नहीं छूटेंगी। ये चीज ध्यान रखो, जो भी आप पढ़ रहे होते हो, जितने कॉन्सेंट्रेट होके आप पढ़ लोगे ना, तो आपको आसपास की चीजें भी दिखने लगेंगी। आप ऑटोमेटिकली, आपका दिमाग जो है वो खुलने लगेगा। ठीक है, मन नहीं लग रहा है तो कुछ और काम कर लो, लेकिन पढ़ने बैठो तो कोशिश करो कि कॉन्सेंट्रेट रहो। ठीक, चलिए पुदुचेरी की बात करें तो इसके भी 4 क्षेत्र थे, माहे, कराईकल, यनम एंड पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की भी कैपिटल क्या है? पुदुचेरी। ठीक है, तो यनम किस कहां पर था? यहां पर लिख देती हूं, फिर से याद है। माही हो गया, कराईकल हो गया, यनम एंड पुदुचेरी। ठीक है, माहे केरला में था। माहे कहां पर स्थित है? केरला में। कराईकल तमिलनाडु। ठीक है, यनम की बात करें, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पुदुचेरी ये भी आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। क्लियर है। इसके बाद हमने लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? करावती। ठीक है, करावती कैपिटल किसकी है? लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप भी 3 ग्रुप बोला था मैंने, टोटल जो है वो 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में, और वो उनको भी 3 कैटेगरी में हमने बांटा था। सबसे ऊपर वाला ग्रुप क्या था? अमीनी आइलैंड्स, है ना। बीच वाला जो था वो लक्का ग्रुप, लक्का आइलैंड्स, और सबसे नीचे था मिनिकॉय। 3 कैटेगरी में डिवाइड था। तो यहां पर करावती जो है वो किस ग्रुप, किस आइलैंड का भाग थी? लक्का आइलैंड्स का। याद आ रहा है? ठीक, इसके बाद अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और ये कौन से ग्रुप में स्थित है? क्योंकि अंडमान के 4 आइलैंड थे और निकोबार के 3 आइलैंड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस आइलैंड पर स्थित है। कमेंट करके ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही सारी की सारी चीजें जो है ना, आपको एक साथ एक पेपर, एक क्वेश्चन लिखो और जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितना भी है उसको सब जगह एक ही पेपर पे कलेक्ट कर लो। जितना ये जो इतनी बड़ी मोटी मोटी बुक्स है ना, ये सब नहीं रिवाइज होता है। ये जो लास्ट में रिवीजन का टाइम होता है ना, जब एग्जाम सर पे होता है, लगता है बस अब लास्ट के 2 महीने बचे हैं, अब हमें रिवाइज करना है। तो ये जो पूरा का पूरा पढ़ा हुआ आप जो इकट्ठा करके जिसको समराइज करते हैं, यही आपको क्या करता है, एग्जाम में सब कुछ रिवाइज करके और मेमोराइज करने में हेल्प करता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से, ठीक है, ठीक, इसकी जरूरत नहीं है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस तरीके से
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नंबर ऑफ टोटल स्टेट जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जा रही है, तो आपको पुरानी चीजें भी याद आनी चाहिए कि ये क्या है, एक लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश रेखा है ना, क्योंकि मैंने आपको ग्लोब पर इस तरीके से ड्रॉ करके बताया था कि 0 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, लैटिट्यूड लाइन है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक कुछ पैरेलल लाइंस खींची गई हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर उत्तरी गोलार्ध, ठीक। तो इसके बिल्कुल बीच में, अर्थ के सबसे बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन खींची गई जिसको हमने इक्वेटर कहा, हिंदी में इसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया कहाँ है, इस जगह है, ठीक है। ठीक, यहां है भारत। तो 0 डिग्री से पैरेलल क्या 90 अंश तक कुछ रेखाएं खींची गई हैं। तो 1 2 3 इस तरीके से आप देखोगे कि यहां पर सबसे दक्षिणतम भाग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि उत्तरी भाग में है, और इसके भारत के बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो कि कहां से होती है, ये पूरी एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इसी तरीके की एक काल्पनिक रेखा कहां है, आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ऊपर वाली रेखा को साढ़े नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यही रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल स्टेट जो हैं वो कितने हैं आपके 8। कौन कौन सी है, चलो इसको यहां पर एक एक करके देखते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर है कौन सा, गुजरात। पहला स्टेट क्या हो जाएगा, गुजरात। दूसरा राजस्थान, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक। मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, ठीक है। फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल। यहां पर आप देखेंगे ये एक अलग देश है जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो वेस्ट बंगाल हो गया, ये हो गया आपका त्रिपुरा, और ये लास्ट वन, ये जो राज्य है कौन सा है, मिजोरम, ठीक है। तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, इनको याद रखिएगा इसी सीक्वेंस में। अभी आप चाहें तो कैसे भी याद रख सकते हो कि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अगर इस तरीके से रैंडमली अगर किसी भी स्टेट का आप नाम याद करोगे तो क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। एक सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करोगे तो याद रहेगा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। अब इसी में मैंने कुछ क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड और भी डेप्थ में पूछ सकता है कि सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। सबसे कम डिस्टेंस कहां पर तय करती है, तो सबसे कम कहां पे करती है, राजस्थान में, ठीक है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से सबसे अधिक, ठीक है। अब क्योंकि ये राज्य हैं तो इनकी राजधानियां भी हैं, और इसमें क्वेश्चन अब जो पूछने लगा है वो ऐसे भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है
जिसकी राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, यानी कि सबसे पास है। ठीक है, तो आपको सभी की राजधानियां पता होनी चाहिए। और क्योंकि मैंने ये जब टॉपिक कराया था तो आपको डिटेल में बताया था कि कौन सी राजधानी इनमें से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है, तो प्लीज प्रीवियस क्लास को देखो या फिर जो भी आपने नोट डाउन किया है उसको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो मतलब ये मैंने पढ़ाया हुआ है तो उसको यहाँ पर देख लेना। तो कितने हो गए आपके? 8 राज्य हो गए। क्लियर है? वैसे कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है? तो राजस्थान की जयपुर, जयपुर सबसे दूर स्थित राजधानी है। ठीक है, और झारखंड की राजधानी रांची सबसे नजदीक है। ठीक है, लेकिन आप देखिए ये उत्तर में है और ये कर्क रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, इसके अलावा जयपुर हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, इन दोनों की भी राजधानियां क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है, अगरतला, और मिजोरम की आइजवाल। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं इनकी राजधानियां कहाँ है? कर्क रेखा के दक्षिण में है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, कोई भी कंटेंट जो है वो छूटना नहीं चाहिए। सारी चीजें दिमाग में एक के बाद एक रिदम में बना के रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ने की कोशिश करो, है ना। हर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के साथ एक चीज दूसरे के साथ रिलेट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। क्या था ये भाई? बताओ, याद आ रहा है इसका क्या मतलब था? तो मैंने आपको बताया था कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है ना, पूरे समुद्र पे तो किसी भी देश का अधिकार नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों को क्या किया गया है? जितना भी उनका तटीय क्षेत्र है किसी भी देश का, तो यहां पर हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसमें समुद्र में कितनी दूरी तक, कहां तक भारत सरकार को या भारत को वहां पर क्या अनुसंधान करने की, रिसर्च करने की, फिशिंग करने की, है ना, जो भी गतिविधियां हैं वो करने की यहां पर इजाजत दी जाती। तो इसको 3 भागों में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था, है ना। तो याद आ रहा है? चलिए एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से देखो, ठीक है, तो ये तटीय क्षेत्र है। इस तटीय क्षेत्र में आप देखोगे कि ये कटा फटा है, मैंने एक लाइन में किया है, इसको बोलते हैं बेसिक लाइन। क्या बोलते हैं? बेसिक लाइन। इस बेसिक लाइन से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील का मतलब क्या है? 1 नॉटिकल मील कितना हो गया? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मील कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। और 1 नॉटिकल मील की अगर हम बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं समुद्री मील। ठीक है, समुद्र की दूरी को नापने के लिए क्या किया जाता है? नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। तो 1 नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। तो यहां पर बात की जा रही है 12 नॉटिकल मील। ये जो क्षेत्र होता है इसे हम बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक क्षेत्र। आप देखेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में, तट का जितना भी क्षेत्र है, यहां से ये पूरा 12 नॉटिकल मील, इधर भी, यहां तक प्रादेशिक क्षेत्र में आप देखेंगे
कि यहाँ पे जो नियम कानून होते हैं, पोर्ट होते हैं, शिपिंग होती है, फिशिंग होती है, इन सभी का अधिकार किसके अंतर्गत है? यहाँ टूरिज्म का, यहाँ तक भ्रमण करने की और जितने भी रिसर्च काम होते हैं वो यहाँ पर करने की इजाजत दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे दूसरा क्षेत्र होता है, ये तो हो गया आपका पहला क्षेत्र, दूसरा होता है आपका संलग्न क्षेत्र। ठीक है, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र की बात करें तो ये 24 नॉटिकल माइल तक होता है। कहां तक होता है? मुख्य बेसिक लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक। यहां पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत का अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है वो कहां तक है? तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से कि प्रादेशिक क्षेत्र जो है वो कितना है? 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल है ना। और तीसरा जो है वो आता है आपका, तीसरा क्षेत्र जो है वो है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये कहां तक होता है? ये होता है आपका 24, ये बेसिक लाइन से लगभग 200 नॉटिकल मील। कितना होता है? 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 200 नॉटिकल माइल, यानी कि 200 समुद्री मील की दूरी तक भारत को तटीय क्षेत्र से क्या करना? रिसर्च का काम करना, अनुसंधान करना, तेल शोधन करना, है ना, जो भी कानूनी अधिकार क्षेत्र होता है वो इसके अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? चलिए इसको भी जल्दी से देखते हैं।